अच्छा जी, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या है? अभी मैंने बताया तुम लोगों को लास्ट वीडियो में कि हमारे पास बाइनोमियल में छोटी वैल्यूज होती हैं और नॉर्मल में बड़ी वैल्यूज होती हैं, राइट? बाइनोमियल में छोटी वैल्यूज होती हैं और नॉर्मल में बड़ी वैल्यूज। तो अगर एक क्वेश्चन हमारे पास बड़ी वैल्यूज के साथ आता है तो वो नॉर्मल है, ठीक है? क्वेश्चन की वर्डिंग बाइनोमियल और नॉर्मल की बिल्कुल सेम हो। इवन बहुत से क्वेश्चन तो बाइनोमियल और नॉर्मल के मिक्स ही चल रहे होते हैं। छोटी वैल्यूज होती हैं तो बाइनोमियल, बड़ी वैल्यूज होती हैं नॉर्मल। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, सॉल्यूशन में, सॉल्व करने में बहुत फर्क है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन का तरीका बताऊंगा इसका, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि हमारे पास कितने टाइप के नॉर्मल के क्वेश्चन हैं। हमारे पास 3 टाइप के नॉर्मल के क्वेश्चन है। पहला है हमारे पास अनडिफाइंड नॉर्मल। जो सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है, जिसमें वर्किंग भी सबसे ज्यादा करनी होती है, अनडिफाइंड नॉर्मल। इसकी वर्डिंग में हमेशा तुम्हें मिलेगा यूज अ सूटेबल अप्रोक्सीमेशन, approximation to find the probability and blah blah, या use a suitable distribution to find the probability of blah blah, ठीक है? तो अनडिफाइंड नॉर्मल होता है, इसमें वो हमें बताता नहीं है कि नॉर्मल है या बाइनोमियल। वरना कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जिसमें नॉर्मल डिफाइन होता है और वो स्ट्रेट क्वेश्चन होता है, सिंपल, ठीक है? तो डिफाइन नॉर्मल में कोई भी टेंशन नहीं होती। डिफाइन नॉर्मल के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, उनमें हम लोगों ने बस फॉर्मूला लगाना होता है और सॉल्व करना होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में उसने खुद मेंशन किया होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा हमारे पास है रिवर्स नॉर्मल। देखो, मैं सबको पहचानने की ट्रिक बता रहा हूं तुम लोगों को, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन पहचान जाएंगे कि वो किस टाइप में लाई कर रहा है, तो अभी हम लोग जब इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे तो फिर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक हो गया? तो रिवर्स नॉर्मल जो है बेसिकली वो क्या सीन है? मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल मेरे पास क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन्ड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन्ड होगा क्वेश्चन में, मेंशन्ड इन क्वेश्चन एंड प्रोबेबिलिटी इज गिवन। क्या होगा? प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, ठीक है? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? गिवन होगी प्रोबेबिलिटी। तो जब प्रोबेबिलिटी गिवन होगी तो रिवर्स नॉर्मल का सवाल बन जाएगा। अब इन तीनों को ही अटेम्प्ट करने के तरीके मैं बताऊंगा, ठीक है? जी टेबल पढ़ने का तरीका मैं बताऊंगा, और फिर मैं क्या बताऊंगा तुम लोगों को? क्या बच गया हमारे पास? बेल कर्व्स, ठीक है? बेल कर्व्स एंड जी टेबल्स, और तीनों को अटेम्प्ट करने का तरीका। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनडिफाइंड नॉर्मल। अनडिफाइंड नॉर्मल हमारे पास तकरीबन 5 नंबर का होता है। इसमें स्टेप्स भी ज्यादा होते हैं, एडिशनल स्टेप्स होते हैं इसके कुछ, जो कि और किसी क्वेश्चन में नहीं करते, हम सिर्फ इसी में करते हैं, जिसमें बोलता है यूज दी सूटेबल अप्रोक्सीमेशन। एडिशनल स्टेप्स, वो एडिशनल स्टेप्स ये होते हैं कि प्रूफ दैट np ग्रेटर देन 5 एंड nq ग्रेटर देन 5, ठीक है? n वैसे ही पता करना है जैसे बाइनोमियल में करते थे, p वैसे ही पता करना है जैसे बाइनोमियल में करते थे, ठीक है? तो प्रूफ दैट np ग्रेटर देन 5 एंड nq ग्रेटर देन 5, npq पूरा प्रूफ करके दिखाना है कि दोनों ग्रेटर देन 5 है।
फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट एक्यूरेसी। अब तुम लोग को सर ये एक्यूरेसी क्या है, देखो मैं बताता हूं बेटा। अगर वो कहता है z इज ग्रेटर देन 50, बाइनोमियल में r होता था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अब z होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में z होगा, काम वही है, उसे r कह देते थे, इसे z कहेंगे, बड़ी वैल्यूज होती है इसमें। z इज ग्रेटर देन 50 बोले तो मुझे एक्यूरेसी बनानी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा z इज ग्रेटर देन 50.5, ठीक है। अगर वो कहता है z इज लेस देन 50 तो मुझे लिखना पड़ेगा z इज लेस देन 49.5, ऐसा ही है, कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, अगर वो कहता है z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 तो मैं बोलूंगा z इज ग्रेटर देन 49.5। अगर वो कहता है z इज लेस देन इक्वल्स टू 50 तो मैं लिखूंगा z इज लेस देन 50.5। अब तुम लोग को सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, भाई देखो मैं तुम लोगों को बात समझाता हूँ, इस तरह तुम लोग समझो इसे कि z ग्रेटर देन 58 मींस 50 इंक्लूड नहीं है, तो मैंने अपनी जर्नी 50.5 से स्टार्ट कर दी। z लेस देन 58 मींस 50 इंक्लूड नहीं है, तो मैंने अपनी जर्नी 49.5 से स्टार्ट कर दी, मैं पीछे गया, ठीक हो गया। z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है हमारे पास, तो मुझे 50 इंक्लूड करना है, तो मैं अपनी जर्नी 49.5 से स्टार्ट करूंगा ताकि 50 इंक्लूड हो जाए। और अगर z इज लेस देन इक्वल टू 50 है तो मुझे फिर 50 इंक्लूड करना है, लेकिन पीछे जा रहे हैं तो मैं 50.5 से स्टार्ट करूंगा ताकि 50 इंक्लूड हो जाए। ऑन सीन है, तो ये दो एडिशनल काम हैं हमें जो करने होंगे जब हमें क्या दिया हुआ होगा, फाइंड अ सूटेबल अप्रोक्सीमेशन, जब भी बोलेगा वो, तो ये काम हमने करने हैं। ऑन सीन है, ये बात याद रखना, ये काम हम लोग करेंगे जब भी वो हमसे बोलेगा सूटेबल अप्रोक्सीमेशन। अगर खुद बता रहा है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो तुम लोगों को हरगिज जरूरत नहीं है कि तुम लोग ये दोनों काम करो, ठीक है। ये दोनों काम सिर्फ तभी होंगे जब वो बोलेगा सूटेबल अप्रोक्सीमेशन, ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। ये दो स्टेप पार करने के बाद जो तीसरा स्टेप आएगा वो आएगा फॉर्मूला। अब चाहे डिफाइंड नॉर्मल हो, चाहे अनडिफाइंड नॉर्मल हो, चाहे रिवर्स नॉर्मल हो, सब यहीं से स्टार्ट होंगे। ऑल थ्री टाइप्स ऑफ नॉर्मल start from this step। सही है, सारे ही इसी स्टेप से स्टार्ट होंगे। सिर्फ एक हमारे पास यही वाला होता है अनडिफाइंड, जिसके अंदर हमें दो एडिशनल काम करने पड़ते हैं जो हमने कर लिए। आगे आओ, कहता है फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कहता है z इज ग्रेटर देन जो भी वैल्यू है x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब तुम लोग कहो सर ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कहां से लेकर आए, भाई ये सिंबल है मीन का और ये सिंबल है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड मीन लाने कहां से है भाई, देखो np इज इक्वल्स टू म्यू, मीन होता है हमें पता है ये बात, और npq का रूट हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही बाइनोमियल वाली वीडियो में, ठीक है। तो हमें ये दोनों बातें पता होनी चाहिए। ऑन सीन है, अच्छा अब जो भी वैल्यू होगी x की वो यहाँ पुट करूंगा, माइनस म्यू करूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन करूंगा, और जो भी आ जाएगा आंसर उसे 3 सिग्निफिकेंट मिलूंगा। A
should be in 3 decimal places, sorry not significant, 3 decimal places। ठीक हो गया। अब इस स्टेप के बाद हमारे पास आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला नेक्स्ट स्टेप इज ड्राइंग बेल कर्व। इज ड्राइंग बेल कर्व। ठीक हो गया। अच्छा तो आज जरा बेल कर्व के केसेस डिस्कस कर ले। देखो बेल कर्व के केसेस हैं, अगर मैं कहता हूं z इज ग्रेटर देन a, z इज लेसर देन a, z इज ग्रेटर देन माइनस a, z इज लेसर देन माइनस a, z इज बिटवीन a एंड b, z इज बिटवीन माइनस a एंड a। ठीक है। ऑन सीन में ये 6 केसेस देखते हैं, फिर एक केस और देख लेंगे अपनी तरफ से कोई बना के। मेन केसेस यही है हमारे पास। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, तो अब जरा मैं बेल कर्व ड्रॉ कर भी देता हूँ। बेल कर्व कुछ इस तरह का होता है दिखने में। अच्छा मसला नहीं है, तुम लोग जैसा भी ड्रॉ करो, बहुत अच्छा ड्रॉ करने के चक्कर में कुछ टाइम ही ज़ाया नहीं कर देना। ठीक है, मर्जी है तुम लोगों की, जैसे दिल चाहे ड्रॉ करो, कोई ज़्यादा सफाई सुथराई की ज़रूरत नहीं। अच्छा ये बता दूँ मैं कुछ बातें। अच्छा ये है पॉजिटिव साइड, ये है नेगेटिव साइड। ठीक हो गया। पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड। ठीक हो गया। ऑन सीन है, ये बात हो गई। अच्छा अब वो कहता है कि पॉजिटिव ए अप्लाई करना है। मैंने कहा यहां पर अप्लाई होगा। ठीक है ए, और शेड करना है उस तरफ, ये शेडिंग होगी। ठीक है, जिस तरफ वो बोलेगा उस तरफ शेडिंग होगी। अच्छा जी, ये एक बात हो गई। कहता है z इज लेस देन a, मैंने ये लगा दिया यहां पर। कहता है शेड लेफ्ट पे करो, मैंने कहा शेड लेफ्ट पे कर दिया भाई। अभी मैं बेल कर्व ड्रॉ कराना सिखा रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट मैं भी देता हूँ तुम लोगों को, है क्या बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट, और कुछ जुगाड़ें भी मैंने बनाई हुई है इसे याद करने के लिए। तो माइनस ए है तो ये वाला, और शेड राइट हैंड साइड पे करना। z इज लेस देन माइनस ए है, ये भी माइनस में लगा, शेड राइट लेफ्ट हैंड साइड पे हुआ। एक है ए से लेके बी तक, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये दोनों यूं लग गए, और शेड इनके बिटवीन हुआ। एक हमारे पास केस होता है माइनस ए से लेके ए तक, शेड हम लोग इसके बीच में करें। ठीक हो गया। ऑन सीन है, कोई मसले की बात नहीं है। चिल सीन है। अब आ जाओ जरा, मैं इसके कॉन्सेप्ट भी दे दूं जरा। बेल कर्व is basically
use to find the probability by finding area under the bell curve। ठीक है, एरिया अंडर द बेल कर्व से हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी मिलती है। अगर मैं कहता हूं कि पूरा बेल कर्व के अंडर शेड है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, इसका एरिया हो जाएगा 1 और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी भी 1। ठीक है, अगर मैं कहूँ पूरा शेड है तो इसकी एरिया इसका होगा 1 और इसकी प्रोबेबिलिटी भी होगी इसकी 1। ऑन सीन है तो ये हमारे पास बेल कर्व होता है। इसमें जो बिल्कुल बीच का टॉप होता है ये हमारी मीन वैल्यू होती है। ठीक हो गया, ऑन सीन है। और लेफ्ट और राइट पे इसके मीडियन और मॉड भी होते हैं। और अगर मीन और मीडियन और मॉड तीनों एक ही लाइन में हो जाए, अगर मैं कहूं कि मीन मीडियन मॉड तीनों इसी लाइन में है, तो हम इसे कहते हैं परफेक्टली स्क्यूड। ठीक हो गया, हम लोग इसे कहते हैं परफेक्टली स्क्यूड। ठीक हो गया भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा जी, और इसी तरह अगर हमारे पास मीन लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा हो तो उसे नेगेटिवली स्क्यूड कहेंगे, और राइट हैंड साइड पर आ रहा हो तो हम उसे पॉजिटिवली स्क्यूड कहेंगे। ठीक हो गया। खैर ये तो कुछ बातें थी जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। अब ये देखते हैं कि इसका एरिया कैसे निकलता है। अभी बताता हूँ इसका एरिया कैसे निकलता है। अच्छा, अब इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूले होते हैं, तो वो कुछ टीचर्स याद करा देते हैं। याद करना बेहतर है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने अपने कुछ तरीके निकाले हुए हैं इसे याद करने के लिए कि ये कैसे हमें अच्छी तरीके से याद हो सकता है। ठीक है, सुनना, ये ओरिजिन कंसीडर करता हूं मैं, ओरिजिन है नहीं है, मैं इसे ओरिजिन कंसीडर करता हूं। ठीक है, याद रखना, मैं इसे ओरिजिन कंसीडर करता हूं। और मैं कहता हूं कि अगर मैं फाई ए का आंसर निकाल रहा हूं, अब तुम लोग कहो सर फाई ए क्या चीज आ गई है। भाई देखो, फाई ए बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन है जो बेल कर्व के अंडर का एरिया देता है हमारे पास। और वो फंक्शन कैसे इस्तेमाल होता है वो अभी मैं बताऊंगा, जी टेबल से इस्तेमाल होता है, वो मैंने अभी बताना है, वो अभी हमने नहीं बताया। ठीक है, तो ओरिजिन ये है, तो जब भी फाई ए होगा तो ओरिजिन से लेके जहां तक ए जा रहा होगा वहां तक का एरिया हमारे पास ये दे रहा होगा। ये बात तो याद कर लो, मतलब फाई ए अभी इस पार्ट का आंसर दे रहा है, लेकिन मुझे किस चीज का आंसर चाहिए, मुझे तो पर्पल वाला आंसर चाहिए। तो मैं क्या कर दूं, 1 माइनस फाई ए, तो इसका आंसर हो गया 1 माइनस फाई ए। इसे रट्टा मार लो। ठीक है, अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई ओरिजिन से जहां तक लकीर लगी हुई है वहां तक का एरिया चाहिए हो तो फाई ए देता है। तो अगर पूरा 1 है और हमें तो वो वाला चाहिए ही नहीं जो फाई दे रहा है, हमें तो उसके अलावा वाला चाहिए, तो 1 माइनस फाई कर लो, खत्म बात। अगले में फाई ए हमें क्या देगा, अगर इसको मैं फाई ए करता हूं तो इसका फाई ए मुझे ये वाला एरिया देगा। अब तुम लोग मुझसे कहोगे सर ये वाला देगा, मैं कहूंगा हाँ ये वाला देगा। तो तुम लोग कहोगे सर चाहिए भी यही, तो मैं कहूंगा बस बात डन हो गई, फाई ए ही हमारे पास आंसर हो गया। ठीक हो गया, फाई ए ही आंसर हो गया इस वाले पार्ट के लिए। अब मैंने कहा अगले में आ जाओ, फाई माइनस ए, माइनस ए है ना यहां पर, इस पर भी माइनस ए है, फाई माइनस ए हमारे पास। अच्छा, अब मैंने कहा इस पार्ट का एरिया चाहिए पर्पल वाला, लेकिन फाई माइनस ए तो इस पार्ट का आंसर देगा। तो तुमने मुझसे कहा सर आप माइनस कर लेगा, मैंने कहा गुड हो गया, 1 माइनस फाई माइनस ए। लेकिन जो चीज अभी हमने सीखनी है फाई ए निकालना, वो कभी भी नेगेटिव का आंसर नहीं देता, वो मुझे कभी भी नेगेटिव का आंसर नहीं देता। ठीक हो गया,
तो अगर वो मुझे नेगेटिव का आंसर नहीं देता तो अब मैं क्या करूं? भाई बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करूंगा मैं कहूंगा मेरे पास जी टेबल पे ही वो एक फॉर्मूला लिख देता है जो मैं यहां भी लिख रहा हूं, फाई माइनस ए इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ए। जी टेबल में भी ये फॉर्मूला लिखा होता है, यहां भी मैंने तुम लोगों के पास लिख दिया। ठीक है, तो बस कोई मसला नहीं है। अगर वो कहता है 1 माइनस फाइव माइनस ए, तो मैं इसे तब्दील कर दूंगा, मैं इसे कह दूंगा 1 माइनस फाइव माइनस ए की जगह 1 माइनस फाइव ए लिख दो। 1 माइनस 1 प्लस फाइव ए, 1 माइनस 1 कट फाइव ए इज द फाइनल आंसर। गेटिंग नॉट गेटिंग? चाहो तो रट्टा मार लो, नहीं रट्टा मारना तो कोई मसले की बात नहीं, समझ लो ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूं ये समझ लो। तो ये तो फिर 5 माइनस ए डायरेक्ट आंसर देगा इसका, लेकिन 5 माइनस ए आंसर होता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 1 माइनस फाइव ए। कहानी हो गई फिनिश, ठीक हो गया। यहां आ जाओ, ए से लेके कहता है बी तक। तो अब मुझे जरा बताओ, अगर मैं फाइव ए निकालता हूं तो वो मुझे इस पार्ट का एरिया देगा, और अगर मैं फाइव बी निकालता हूं तो वो मुझे इस पार्ट का एरिया देगा। तो अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा तो पर्पल वाला आ जाएगा। चलो जी, ये भी समझ में आ गया हमें, फाइव ए माइनस फाइव बी, खत्म बात। समझ रहे हो बात? अगले पे आ जाओ, माइनस ए और ए। मैंने कहा अगर मैं 5 माइनस ए का आंसर निकालता हूं तो वो मुझे आंसर देगा इसका, और अगर मैं 5 ए का आंसर निकालता हूं तो वो मुझे आंसर देगा इसका। तो फिर अगर मैं 5 ए माइनस 5 माइनस ए करूंगा फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 ए माइनस 5 माइनस ए। अब 5 ए क्योंकि माइनस ए तो इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो 1 माइनस 5 ए करेंगे, तो द फाइनल आंसर विल बी 5 ए, यहां लिख रहा हूं इसका फाइनल आंसर 5 ए प्लस 5 ए माइनस 1, तो इट विल बी 2 5 ए माइनस 1। ऑन है नहीं ऑन है? कोई मसला है तो लेट मी नो। ठीक हो गया? एनी प्रॉब्लम? कोई मसले की बात, कोई कंफ्यूजन? चिल सीन्स हैं, यही हो रहा है, ठीक हो गया। तो हमें ये भी समझ में आ गया। तो अब जी टेबल समझेंगे, फिर सारी कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, तो चिल सीन्स हो जाएंगे। आ जाओ भाई जरा जी टेबल की तरफ चल लेते हैं।